स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों संगम एकेडमी के YouTube चैनल में। मैं अम्बुज श्रीवास्तव। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। दो टाइप बचा हुआ था, हम आपको याद दिलाते चले कि पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। मैंने आपको बताया था कि मीनिंग के आधार पर, सेंस के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिसमें 3 प्रकार के सेंटेंसेस का हम लोग स्टडी कर चुके हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस बताया जा चुका है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो आइए हम आगे आरंभ करते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे हम पहचान करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, यह समझना होगा। तो सबसे पहले मैं यह बताते चलूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में यह ऑप्टेटिव मार्क जरूर लगा रहता है। इस मार्क को हम 4 नाम से जानते हैं। इसे ऑप्टेटिव मार्क भी कहते हैं, इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं, इसे मार्क ऑफ इंटरजेक्शन भी कहा जाता है और इसे एपस्ट्रॉफी का मार्क भी कहते हैं। लेकिन इसको हम यहाँ पर ऑप्टेटिव मार्क कहेंगे, यहाँ पर हम इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क या मार्क ऑफ इंटरजेक्शन या एपस्ट्रॉफी का मार्क नहीं कहेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑप्टेटिव मार्क लगा रहता है। आइए हम समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ऑप्टेटिव एक शब्द से बना हुआ है, एक शब्द है ऑप्ट। ऑप्ट का जब आप मीनिंग देखेंगे तो ऑप्ट का मीनिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा इच्छा करना। ऑप्ट का मीनिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा इच्छा करना। ऑप्ट से ही बना हुआ है ऑप्शन, और इस ऑप्शन से ही बना हुआ है ऑप्शनल। ऑप्शन से ही ऑप्शनल बना हुआ है, अर्थात ऑप्शनल एडजेक्टिव का फॉर्म बना दिया गया। तो ऑप्ट से नाउन का फॉर्म ऑप्शन बन गया। ऑप्शन का मीनिंग हो जाएगा इच्छा के अनुसार चुना हुआ विकल्प, अर्थात ऑप्शन को हम हिंदी में कहेंगे विकल्प। और इसी ऑप्शन से ही बना हुआ है ऑप्शनल। ऑप्शनल एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑप्शनल का अर्थ हो जाएगा वैकल्पिक। ऑप्शनल का मीनिंग हो गया वैकल्पिक, और इसी ऑप्ट से ही इसका एडजेक्टिव का फॉर्म ऑप्टेटिव बनाया गया है। यानी ऑप्ट से ही एडजेक्टिव ऑप्शनल भी बनता है और ऑप्ट से ही एडजेक्टिव ऑप्टेटिव भी बनता है। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जिस शब्द के अंत में सफिक्स के रूप में IVE जोड़ देते हैं तो वह शब्द बन जाता है एडजेक्टिव। इस प्रकार से ऑप्ट से इसका एडजेक्टिव का फॉर्म बना दिया गया और यह बन गया ऑप्टेटिव। चूंकि ऑप्ट मतलब होता है इच्छा करना, तो ऑप्ट से ऑप्टेटिव बन गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ हो जाएगा इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे इच्छा सूचक वाक्य। और यहीं से आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन भी प्राप्त हो गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, अर्थात वह वाक्य जिसमें हम किसी चीज के लिए इच्छा का भाव व्यक्त करते हैं उसे ही इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इस बात को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ट्रांसलेट कर लीजिए, द सेंटेंस in which we opt for something, in which we opt for something is called optative sentence। ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन आपको यहां से प्राप्त हो गया। द सेंटेंस इन विच
वी ऑप्ट फॉर समथिंग इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें हम किसी चीज के लिए इच्छा का भाव व्यक्त करते हैं उसे ही इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन हम लोग को मिल गया। आइए हम आगे समझते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में अपनी बातों को कितने प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम अपनी बातों को कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम अपनी बातों को कई प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम आशीर्वाद का भाव व्यक्त करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम श्राप का भाव व्यक्त करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम शुभकामना का भाव व्यक्त करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम इच्छा का भाव व्यक्त करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम प्रार्थना का भाव व्यक्त करते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम पारस्परिक अभिवादन का भाव व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से इतने प्रकार से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में अपने इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, अर्थात इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आशीर्वाद का भाव व्यक्त किया जाता है, यानी सेंस ऑफ ब्लेस अर्थात ब्लेस का भाव व्यक्त होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में श्राप का भाव व्यक्त किया जाता है, यानी कर्ष का भाव व्यक्त किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में शुभकामना का भाव व्यक्त किया जाता है, अर्थात विश का भाव व्यक्त किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा का भाव व्यक्त करते हैं, यानी विश का भाव व्यक्त होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रार्थना का भाव व्यक्त किया जाता है, प्रार्थना का भाव व्यक्त किया जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में पारस्परिक अभिवादन का भाव व्यक्त किया जाता है। इतने प्रकार से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में अपने इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है, जैसे हम अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, यानी बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं कि इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं कि मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, ईश्वर करे कि तुम सदैव प्रसन्नचित रहो। या फिर हमारे बड़े लोग हमें आशीर्वाद देते हैं कि मे यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यानी ईश्वर करे कि आप अपने जीवन में सफल बनो। तो आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है, जैसे आशीर्वाद देते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ईश्वर करे कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से आशीर्वाद का भाव व्यक्त किया जाता है। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑप्टेटिव मार्क लगा रहेगा, तो यहाँ पर आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो रहा है। श्राप का भाव व्यक्त होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, श्राप का भाव व्यक्त होता है जैसे कोई किसी को श्राप देता है कि मे यू ब्रेक योर लेग, ईश्वर करे कि तुम्हारा पैर टूट जाए, या मे यू ब्रेक योर हैंड, ईश्वर करे कि तुम्हारा हाथ टूट जाए, या मे यू लूज योर आईज, ईश्वर करे तुम्हारी आंखें फूट जाए, या मे यू गो टू हेल, ईश्वर करे तुम नर्क में चले जाओ, या मे यू बी रूइंड, ईश्वर करे तुम बर्बाद हो जाओ। इस प्रकार से श्राप का भाव व्यक्त किया जाता है। मे यू गो टू हेल, या फिर मे यू बी रूइंड। श्राप का भाव
व्यक्त हो रहा है यहाँ पर। आगे हम बढ़ते हैं तो शुभकामना का भाव व्यक्त किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। शुभकामना का भाव व्यक्त होता है जैसे किसी का बर्थडे आता है तो हम उसके बर्थडे पर विश करते हैं कि शुभकामना देते हैं कि हैप्पी बर्थडे या मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कोई त्यौहार आता है तो हम शुभकामना देते हैं जैसे हैप्पी ईद, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी न्यू ईयर। इस प्रकार से हम शुभकामना का भाव व्यक्त करते हैं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यहां पर शुभकामना का भाव व्यक्त हो रहा है। इच्छा का भाव कैसे व्यक्त करते हैं? इच्छा का भाव व्यक्त करते हैं जैसे काश मैं एक राजा होता, इफ आई वर अ किंग। या फिर हम इच्छा का भाव व्यक्त करते हैं कि काश मैं एक राजकुमार होता, इफ आई वर अ प्रिंस। इस प्रकार से इच्छा का भाव व्यक्त किया जाता है। इच्छा का भाव व्यक्त किया जाता है तो सब्जेक्ट चाहे जो भी रहे हम सदैव वर का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ जाता। तो इस प्रकार से इच्छा का भाव व्यक्त हो रहा है। प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे प्रजा अपने राजा के दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना करती है कि मे और किंग लीव लॉन्ग, मे और किंग लीव लॉन्ग। ईश्वर करे कि हमारे राजा की आयु लंबी हो। प्रार्थना का भाव यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। पारस्परिक अभिवादन यानी म्यूचुअल कंडक्शन का भाव व्यक्त होता है। म्यूचुअल कंडक्शन यानी पारस्परिक अभिवादन, जैसे हम किसी से मिलते हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग, या इस प्रकार से गुड नून कहते हैं, या गुड आफ्टरनून कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, बाय बाय कहते हैं, हाय कहते हैं। यह पारस्परिक अभिवादन कहलाता है। जैसे गुड मॉर्निंग, पारस्परिक अभिवादन का भाव यहां पर व्यक्त हो रहा है। या फिर बाय बाय, यहां भी पारस्परिक अभिवादन का भाव व्यक्त हो रहा है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचान करने आ गया होगा। बस जान पहचान करने के लेवल पर आपको समझना होगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है आप संगम एकेडमी के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। बाकी हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। अगर आपकी किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सेटिस्फाइड कर सके, आपके हर एक क्वेश्चन को हम सेटिस्फाई कर सके। तो इस प्रकार से आप पूछते रहिए और ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं अगले टाइप और लास्ट टाइप पर। अगला हमारा टाइप होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी समझते हैं। बेसिकली यह जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, यह 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको पहले से पता है, और हम एक बार आपको रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि यह ताज़ा हो जाए और आप यह बहाना ना कर सके कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात तो किसी भी वीडियो लेक्चर में हुई नहीं है। तो ऐसा आप कोई बहाना ना कर सके, इसलिए हम आपको पहले ही बताने का यह प्रयास कर रहे हैं। आगे जब टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही है, यह आती रहेंगी और इतनी चीज़ें आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं, आपको पहचान करने आना चाहिए। सबसे पहले मैं यह याद दिला दूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगा रहेगा। अभी मैंने आपको याद दिलाया था कि इस मार्क को हम 4 नाम से जानते हैं। इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं, इसे ऑप्टेटिव मार्क भी कहते हैं, इसे मार्क ऑफ इंटरजेक्शन भी कहते हैं, इसे एपॉस्ट्रॉफी का मार्क भी कहते हैं। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको इसे कहना होगा यह एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यहाँ पर आप इसे ऑप्टेटिव मार्क नहीं कहेंगे, यहाँ पर मार्क ऑफ इंटरजेक्शन नहीं कहेंगे, यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी का मार्क नहीं कहेंगे, आपको यहाँ कहना होगा यह एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जान लीजिए एक्सक्लेमेटरी शब्द बना हुआ है एक्सक्लेम शब्द से, और एक्सक्लेम का जब आप मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में तो एक्सक्लेम का मीनिंग लिखा हुआ मिलेगा टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, यानी जब सडनली हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हम वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जब हम सडनली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हम वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। हम अपने फीलिंग्स को सडनली एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज दैट हम रास्ते से जा रहे हैं और अचानक अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया तो हमारे अंदर से अचानक फीलिंग्स आती है कि हाउ सैड। तो यह फीलिंग्स हमारे अंदर से अचानक आती है, ऐसा नहीं है कि हम प्री प्लान्ड होकर के सड़क से जा रहे हैं, पहले से यह सोच बैठे हैं कि सड़क से जाएंगे तो एक व्यक्ति ट्रक के पहिए के नीचे आ जाएगा और जैसे ही ट्रक के पहिए के नीचे आएगा हमें तुरंत चिल्लाना शुरू कर देना है हाउ सैड। भाई ये तो फीलिंग्स हमारे अंदर से अचानक आएगी। तो हम जब अचानक अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। जैसे सपोज दैट कि कोई व्यक्ति है वह ताजमहल की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है, वह जहां भी जाता है उसको ताजमहल के सुंदरता के बारे में ही बताया जाता है, लेकिन उसने ताजमहल को कभी भी और कहीं भी रियल में नहीं देखा है, नहीं सिनेमा में, नहीं फोटोग्राफ में, नहीं रियल में, कहीं भी नहीं देखा है। अचानक एक दिन उसने विचार बनाया कि अब चलना है, ताजमहल को देखना है। वह ताजमहल को देखने के लिए आगरा पहुंच गया, स्टेशन पर उतरा, ताजमहल की ओर अग्रसर हुआ। तो जैसे ही ताजमहल को पहली बार देखेगा उसके अंदर से अचानक फीलिंग्स आएगी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। ऐसे उसके अंदर से फीलिंग्स आएगी। ऐसा नहीं है कि वो घर से ही प्लान बना करके चला है कि ताजमहल को देखने के लिए चलना है और जैसे ही ताजमहल हमारे सामने आएगा चिल्लाना शुरू कर देना है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। ऐसा वह सोच करके नहीं गया होता है। इस प्रकार से जब हम अचानक अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हम वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। आइए हम इसी बात को ट्रांसलेट कर लेते हैं और डेफिनेशन के रूप में हमें मिल जाएगा। तो डेफिनेशन के रूप में हमें मिल गया यहां से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस exclamatory sentence expresses sudden feelings। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। इसे हिंदी में विस्मयादिबोधक शब्द या आश्चर्य सूचक, विस्मयादिबोधक वाक्य या आश्चर्य सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं।
आश्चर्यसूचक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य के नाम से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में हम जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल को हम जान लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कहा जाए हाउ स्वीटली सी सिंग्स, इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। जैसे नेक्स्ट है हुर्रा वी हैव won द मैच, इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट है ब्रेवो यू ऑल हैव डन वेल, इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है अलाश हर ओनली सन इज नो मोर, इसे भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। जैसे नेक्स्ट है फाई इट इज टू डर्टी, छी यह बहुत ही गंदा है, यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी अच्छे से पहचान करने आ जाएगा और आपको ज़रूरत महसूस हो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बस केवल जान पहचान करने के लेवल से आपको एक आउटलाइन दिया गया है, एक थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी गई है। तो 5 प्रकार के सेंटेंसेज की बात की जाए, 5 प्रकार के सेंटेंसेज को बता दिया गया और मैं आशा करता हूं कि इन 5 प्रकार के सेंटेंसेज में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला टॉपिक रहेगा और यह पहला टॉपिक रहेगा टेंसेस, यानी हम लोग बात करेंगे टेंस पर। टेंस की बात की जाए इससे पहले जरूरी है कि आपको नंबर, पर्सन, जेंडर और केस पता होना चाहिए, यानी टेंस की जानकारी हो इससे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि नंबर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, जेंडर क्या होता है, केस क्या होता है। इसके बारे में आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो नंबर, पर्सन, जेंडर नंबर, पर्सन, जेंडर और केस की बात करें, सबसे पहले हम नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर इंग्लिश लैंग्वेज में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर की बात की जाए तो सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन होता है कि द नंबर दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, यानी वह संख्या जो केवल एक व्यक्ति अथवा वस्तु को प्रदर्शित करे उसे ही हम कहते हैं कि वह सिंगुलर नंबर है। जैसे फैन कहा जाए, मार्कर कहा जाए, मैन कहा जाए, बॉय है, टीचर है, एनिमल है, कैट है, काऊ है, जैसे एलिफेंट है, सो ऑन, यह सिंगुलर नंबर है। प्लूरल नंबर की बात की जाए तो प्लूरल नंबर का डेफिनेशन होता है द नंबर दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, अर्थात वह संख्या जो एक से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या को प्रदर्शित करे उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे पेरेंट्स कहा जाए, एनिमल्स कहा जाए, टीचर्स कहा जाए, बॉयज कहा जाए, गर्ल्स कहा जाए, कैट्स कहा जाए, एलिफेंट्स कहा जाए, सो ऑन, यह प्लूरल नंबर है। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आपको पता हो गया। अभी हम आपको समझा देते हैं, इसके पश्चात एक डायग्राम हम बना देंगे यहाँ पर, आप उसको नोट कर लीजिएगा। और टेंसेज को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको नंबर, पर्सन, जेंडर और केस की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए नंबर, पर्सन, जेंडर और केस पर हम लोग चर्चा
चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इसको नोट करवा देते हैं, आप उसको लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, तब टेंसेस की बात को आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। तो हम लोग बात कर रहे थे नंबर के बारे में, तो नंबर हमने बता दिया। पर्सन की बात की जाए तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे, नेम, सो ऑन। ठीक है, इस बात को आप इस दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आई वी यू के अलावा दुनिया की सारी चीजें आती है। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में आई वी यू के अलावा दुनिया की सारी चीजें आती है। ऐसे आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए। तो पर्सन की भी बात हो गई, नंबर हमने बता दिया, पर्सन हमने बता दिया। आगे हम बात करते हैं केस के बारे में। तो जान लीजिए कि केस 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पोसेसिव केस और एक होता है रिफ्लेक्सिव केस। ये 4 केसेज होते हैं। सब्जेक्टिव केस जिसका दूसरा नाम होता है नॉमिनेटिव केस, जैसे ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, जितने भी सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन आप प्रयोग करते हैं वो सभी सब्जेक्टिव केस में रखे जाएंगे, उन्हें हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यह दूसरा केस हो गया। तीसरा प्रकार है इसका पोसेसिव केस। पोसेसिव केस का दूसरा नाम होता है जेनेटिव केस, यानी पोसेसिव केस कहिए या जेनेटिव केस कहिए, बात सेम है। पोसेसिव केस जैसे आई का पोसेसिव केस होता है माई, वी का पोसेसिव केस आवर, यू का पोसेसिव केस योर, ही का पोसेसिव केस हिज, सी का पोसेसिव केस हर, इट का पोसेसिव केस इट्स होता है और दे का पोसेसिव केस देयर होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार आपको पता हो गया। चौथा है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस जैसे आई का रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव केस होता है आवर सेल्फ, यू का रिफ्लेक्सिव केस होता है योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों ही होता है। ही का रिफ्लेक्सिव केस हिम सेल्फ, सी का रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ, इट का रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ और दे का रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्फ होता है। इस प्रकार से केस के 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार हम लोगों ने जान लिया और आगे हम बढ़ते हैं तो जेंडर की बात करते हैं। जेंडर कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, एक होता है फेमिनिन जेंडर, एक होता है कॉमन जेंडर और एक होता है न्यूट्रल जेंडर। जेंडर कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। अब जेंडर के बारे में और नंबर के बारे में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब नाउन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अभी तो आप एक सामान्य तरीके से मैं एक आउटलाइन दे दे रहा हूँ, आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। तो ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल यानी निर्जीव, यानी जिसको आप मानते हैं कि निर्जीव है उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। जैसे मार्कर निर्जीव है, न्यूट्रल जेंडर कहा जाएगा। मोबाइल निर्जीव है, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। फैन निर्जीव है, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। ट्यूबलाइट निर्जीव है, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। टेबल निर्जीव है, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। या व्हाइट बोर्ड निर्जीव है, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। जिसको आप मानते हैं कि निर्जीव है उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं मैस्कुलिन जेंडर की तरफ। तो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन शब्द मेल से बना हुआ है और मेल का मतलब होता है पुरुष, अर्थात जिसके अंदर पुरुषों वाली क्वालिटीज है, जिसके अंदर मेल वाली क्वालिटीज है उसे हम कहेंगे कि वह है मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय कहा जाए मैस्कुलिन जेंडर है, मैन को मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, ब्रदर को मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, फादर को मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे,
लॉयन मैस्कुलिन जेंडर है, टेलर को मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे कहा जाए कि किंग भी मैस्कुलिन जेंडर है, प्रिंस भी मैस्कुलिन जेंडर है, सो ऑन। जिसको आप मानते हैं कि मेल है या मेल वाली क्वालिटी है तो उसे हम कहेंगे कि वह है मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर की बात की जाए तो फेमिनिन फीमेल शब्द से बना हुआ है और फीमेल का मतलब होता है स्त्री, यानी जिसके अंदर भी स्त्री वाली क्वालिटीज है, जिसके अंदर स्त्रियों वाला गुण है, उसे हम कहेंगे कि वह फीमेल है। और फीमेल है तो उसे हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जैसे गर्ल कहा जाए, वुमेन कहा जाए, सिस्टर कहा जाए, मदर कहा जाए, ऑन्ट कहा जाए, जैसे हेन कहा जाए, काउ कहा जाए, लॉयनेस कहा जाए, टाइग्रेस कहा जाए, फीमेल है, फेमिनिन जेंडर कहेंगे। इस प्रकार से जिसके अंदर स्त्रियों वाली क्वालिटीज है उसे हम कहेंगे कि वह फीमेल है, और फीमेल है तो उसे हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे। आगे कॉमन जेंडर की बात की जाए, कॉमन मतलब जो कॉमन हो, जिसमें मेल भी आए फीमेल भी आए। कॉमन जेंडर अर्थात वह जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों क्लास के लोगों को प्रदर्शित करे, उसे हम कहेंगे कि वह कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर जैसे पेरेंट्स कहा जाए, भाई पेरेंट्स में फादर और मदर दोनों आएंगे तो पेरेंट्स को कहा जाएगा कि यह कॉमन जेंडर है। जैसे टीचर कहा जाए, टीचर लेडी भी टीचर होती है, जेंट भी टीचर होता है, तो टीचर को कहेंगे कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट कॉमन जेंडर है, प्राइम मिनिस्टर कॉमन जेंडर है, इंजीनियर कॉमन जेंडर है, चीफ मिनिस्टर कॉमन जेंडर है, एमएलए कॉमन जेंडर है, एमपी कॉमन जेंडर है, सो ऑन। अर्थात कॉमन जेंडर उसको हम कहते हैं जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर सके, उसे हम कॉमन जेंडर कहेंगे। इस प्रकार से जेंडर की भी बात आपको समझ में आ गई। आइए हम आगे एक चार्ट बना देते हैं नंबर, पर्सन, जेंडर और केस का। इस चार्ट को आप नोट कर लीजिएगा, आवश्यकता लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इतना तैयार रहना चाहिए तो आगे टेंसेस की बात को अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आइए आप नोट कर लीजिए, आपका यह चार्ट है जो कि आपके, तो ये आपके सामने रहा चार्ट, आप इसको नोट कर लीजिए और आवश्यकता महसूस हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, इतनी जानकारी आपको रहेगी तो टेंसेस की बात आसान हो जाएगा समझना, और इसके बिना आप टेंस को समझ भी नहीं पाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए हमें। थैंक यू, धन्यवाद।